હું છું મહેશ ભટ્ટ અને આપ નિહાળી રહ્યા છો સાઈ ગ્રુપ મીડિયા હાઉસ દ્વારા સંચાલિત નવસારી લાઈવ. આજે એક વિશેષ ઇન્ટરવ્યૂ થવા જઈ રહ્યું છે નવસારી લાઈવની ઉપર, અને આ વિશેષ ઇન્ટરવ્યૂ છે નિરાલી કેન્સર હોસ્પિટલના 1 વર્ષ પૂર્ણ થયા ત્યાર પછીથી નિરાલી હોસ્પિટલ તરફથી એક અહેવાલ બનાવવામાં આવી રહ્યો છે અને જેના સહયોગી બન્યા છે નવસારી લાઈવ. જી હા, નવસારી લાઈવની ઉપર આ એક વિશેષ અહેવાલ છે જેની અંદર કેન્સર અને ત્યારબાદ રેડિયેશનને લગતી માહિતી આપવા માટે આજે આપણી સાથે ઉપસ્થિત થયા છે नवसारी लाइव स्टूडियो ની અંદર डॉक्टर एच.एस. सचिन. डॉक्टर साहब, आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं. आप अपना पूरा नाम बताइए, आपका परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को. जी नमस्कार, मैं डॉक्टर एच.एस. सचिन हूँ. मैं बेसिकली कर्नाटका मैसूर से हूँ और मेरा पढ़ाई टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में हुआ और 1-2 साल मैंने मैसूर और बैंगलोर में काम किया और अभी 2 साल से मैं नवसारी में ही हूँ. और जैसे आपने बताया, हमने अभी 1 साल यहाँ पे ख़त्म किया है और बहुत अच्छा रिस्पांस आया है नवसारी से. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू better response. Yeah. So basically, Dr. Sir is from the Karnataka, Bangalore. Yes. So he can't speak in Gujarati, so that's why we are doing this interview into the Hindi. I'm a little bit, the short in English, so that's why we are talking in Hindi. सर, जैसे आपने बताया आपको 2 साल हो चुके हैं नवसारी में, तो कैंसर और रेडिएशन के ऊपर तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नवसारी आपको कैसा लगा? नवसारी तो अच्छा लगा. सबसे पहले जब मैं यहाँ पे आया था, मुझे थोड़ा अरे जगह कैसे रहेगा, मैं कैसे रह पाऊँगा, गुजराती तो मुझे आएगा नहीं. जी हाँ. सो बट लोग तो बहुत अच्छे हैं और ऑलमोस्ट सब लोग हिंदी समझ जाते हैं और हिंदी में बोलते हैं और यहाँ के लोग काफ़ी अकोमोडेटिंग है और मुझे अभी तक कुछ दिक्कत नहीं हुआ. और दूसरा चीज़ ये है कि मैंने यहाँ पे घर भी खरीद लिया 1 साल. बहुत ही बढ़िया. तो आप अब नेटिव जो है अपना आप नवसारी बनाने जा रहे हैं. કર્મભૂમિ એમની નવસારી થવા જઈ રહી છે. હવે આપણે એમની સાથે પ્રશ્ન પૂછીશું. પ્રશ્નની અંદર પહેલો પ્રશ્ન છે એ डॉक्टर सर ये बताइए कि रेडिएशन मशीन्स जो है निराली में, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए. जी, आप कोई भी नए हॉस्पिटल देखते हो तो यूजुअली एक मशीन होता है शुरू में, बट निराली कैंसर हॉस्पिटल और AM नायक भाई के जो विजन जो है वो इतना बड़ा है कि हम शुरू से ही 2 मशीन से चालू किए हैं और दोनों सबसे लेटेस्ट मशीन्स है. वेरियन कंपनी का ट्रूबीन करके मशीन्स है. इसका स्पेशलिटी ये है कि उसमें जो लंग फेफड़े के जो बीमारी होते हैं वो यूजुअली सांस के साथ मूव होने लगते हैं. तो अपने मशीन में जो नया टेक्नोलॉजी है वो बस ये बीमारी को ट्रैक करके बस बीमारी को रेडिएशन देता है और आजू बाजू के जो नॉर्मल फेफड़े हैं उसको ज़्यादा तकलीफ नहीं होता है. सो साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी कम होते हैं. और दूसरा चीज़ है 6D काउच करके बोलते हैं. रेडिएशन के प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले हम पेशेंट को एक पोजीशन में सुला के एक CT स्कैन लेते हैं और जो फर्स्ट डे जिस पोजीशन में पेशेंट रहते हैं उसी पोजीशन में पूरा ट्रीटमेंट पेशेंट को उसी पोजीशन में रहना पड़ता है. किसी का 15 ट्रीटमेंट होता है, किसी का 30 ट्रीटमेंट होता है. सो थोड़ा इधर उधर तो हो ही जाता है हर दिन जब पोजीशन करते हैं. सो थोड़ा सा मिलीमीटर एक्यूरेसी भी हम ये 6D काउच में ऐसा जो भी डायरेक्शन के हो वो हम ठीक कर सकते हैं. और काफ़ी सेंटर्स में ये नहीं है और ये अपना लेटेस्ट मशीन है जिसकी वजह से हम ये सारे करेक्शन कर पा रहे हैं. डॉक्टर सर ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि नॉर्मली क्या होता है कि जब रेडिएशन लेने जाते हैं तब एक फ्रेम बनाई जाती है और उसी फ्रेम के मुताबिक उनको जो है रेडिएशन दिया जाता है. रेडिएशन को अगर हम और सरल शब्दों में बयां करें तो उसको लाइट भी बोला जाता है. एक लेज़र जैसी कुछ चीज़, जी हाँ, लाइट कुछ जैसी चीज़ निकलती है और उससे जो है जो स्पॉट होता है उसके ऊपर उसको जो है तो एक थेरेपी दी जाती है. तो जैसे सर ने बताया वैसे 6D, जी ना, 6 डायमेंशन. तो 6D जो है उसके अंदर क्या होता है कि अगर थोड़ा बहुत भी पेशेंट मूव करेगा तो भी वो मशीन जो है वो સંભાળ લેगा. બહુ સારી વાત કહેવાય, કારણ કે નોર્મલી શું થાય છે કે જ્યારે આપણે રેડિયેશન માટે જઈએ છીએ ત્યારે નોર્મલી રેડિયેશનનો જે એરિયો છે સિવાયના એરિયા પર પણ એની ખરાબ ઇફેક્ટ થતી હોય છે, એને કિરણો મળતા હોય છે. પણ જ્યારે 6D મશીનની અંદર એ વસ્તુ નહીં થશે, જે માત્ર ને માત્ર નિરાલી હોસ્પિટલની અંદર આપણે ત્યાં છે અને એના પાછા 2 મશીનો છે. सर जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेडिएशन के अलावा और क्या फैसिलिटीज जो है वो आपके डिपार्टमेंट में है? जी, अभी तक मैंने रेडिएशन के बस 2 मशीन के बारे में बात किया. जी हाँ. इसके अलावा रेडिएशन में 2 तरीके का ट्रीटमेंट होता है.
एक जैसे मैंने अभी बताया, पेशेंट को सुला के उसको एक बड़ा मशीन होता है जो घुमा के ट्रीटमेंट करता है। दूसरा एक तरीका होता है ब्रेकी थेरेपी, जो यूजुअली सर्विक्स कैंसर में होता है। सर्विक्स मतलब बच्चेदानी का मुंह। बच्चेदानी का मुंह। उस जगह का जो बीमारी होते हैं उसमें सबसे पहले हम ये बड़े मशीन में ट्रीटमेंट देते हैं, और उसके बाद हम पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं, बेहोश करते हैं और एक एप्लीकेटर डालते हैं जो बच्चेदानी के अंदर जाता है। उसके अंदर हम एक इतना छोटा सा रेडिएशन का जो एक सोर्स है उसको डालते हैं, वो अंदर ही जाके ट्रीटमेंट करके बाहर आता है। अपने पास जो है ये ब्रेकी थेरेपी का भी मशीन है, और काफ़ी सेंटर्स में ये ब्रेकी थेरेपी का मशीन्स होते हैं, बट अपने पास जो एडिशनल टेम्पलेट्स, मतलब ये सारे बीमारी के लिए जो ट्रीटमेंट करने के लिए जो इसके अलावा जो एक्सेसरीज होना चाहिए, फॉर एग्जांपल अन्ननाल का जब बीमारी होता है, इससे हम क्या करते हैं, एंडोस्कोपी से एक ट्यूब डालते हैं। फॉर एग्जांपल ये अगर अपर अन्ननाल है तो इसके अंदर हम एक ऐसे ट्यूब डालते हैं, अगर बीमारी यहाँ पे है तो वो ट्यूब यहाँ पे डाल के एक छोटा सा रेडिएशन का सोर्स अंदर जाएगा, अंदर से ही ये ट्रीट करेगा। तो इससे बाहर जो फेफड़े हो सकते हैं या हार्ट हो सकते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम हो जाता है। और दूसरा चीज़, बीमारी के पास में होने से इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो पेशेंट को बहुत फर्क पड़ता है इससे। जी हाँ, डॉक्टर साहबे કહ્યું એ મુજબ કે જ્યારે એ રેડિયેશન માટેનું એક અન્નનળીની અંદરથી અન્નનળીનું કેન્સર થઈ હોય ત્યારે છે તેની અંદર એક કેમેરો ઉતારવામાં આવે, એ જોઈ અને તે જોયા પછીથી પરફેક્ટ જે જગ્યા પર સ્પોટ છે એ જગ્યા પર પણ એ લોકો રેડિયેશન આપે છે, અને એ મશીન બહુ ભાગ્યે જ જોવા મળતા હોય છે જે આપણા નિરાલી હોસ્પિટલની પાસે છે, જો બહુ સારી વાત કહેવાય, કારણ કે બહારથી તો તમે લાઇટ આપશો જ, પણ જે અંદર જેને એક્ઝેક્ટ જે મારણ છે ત્યાં એને લાઇટ આપશે અને એને ઇફેક્ટ કરશે। सर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेडिएशन विभाग में कितने मरीजों का इलाज होता है नॉर्मली आज दिनों में, और एक साल जो हो गया है, एक फर्स्ट बर्थडे आपकी हो चुकी है, तो फर्स्ट बर्थडे के अंदर आज तक आपके पास ऐसे कौन से पेशेंट्स आए जो आपकी डायरी में से कुछ ऐसा निकले, और कितने पेशेंटों का आपने अब तक जो है वो इलाज किया? अभी तक हमने 300 से ज़्यादा पेशेंट्स हमने ट्रीट किए हैं, और 6000 से ज़्यादा रेडिएशन के फ्रैक्शंस हमने ट्रीट किए हैं, और हर दिन लगभग 45 के आसपास ट्रीटमेंट के पेशेंट्स तो रहते ही हैं। और जो स्पेशल केसेस अगर मैं बोलना चाहता हूँ अगर इसमें, तो एक ऐसे पेशेंट थे जिनका जीभ के एकदम पीछे के जगह पर, जो हम बेस ऑफ टंग करके बोलते हैं, वहाँ पे बीमारी था, और उसके लिए जब हम ट्रीटमेंट के लिए उन पेशेंट को लिया तब पता चला कि फेफड़े में भी उनको बीमारी था। तो अभी 2 जगह पर बीमारी है। जब 2 जगह पर बीमारी होता है तो वो ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमने क्या किया, जीभ के पीछे के बीमारी के लिए जो नॉर्मल ट्रीटमेंट थे वही चालू किया, और फेफड़े की बीमारी के लिए हम एक नया टेक्निक है, उसको हम SBRT बोलते हैं, SBRT स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडियोथेरेपी करके बोलते हैं। तो सिंपली मैं अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो अगर सोचे, हर दिन हम जो नॉर्मल रेडिएशन में 2 पावर के रेडिएशन अगर देते हैं, तो SBRT में 10 पावर के ट्रीटमेंट देना पड़ता है, और ये हर दिन नहीं दे सकते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन देना पड़ता है, और ज़्यादा भी नहीं दे सकते, 5 या 6 ही दे सकते हैं। तो ऐसे करके उस पेशेंट के ट्रीटमेंट हमने ख़त्म किया, और अभी ट्रीटमेंट ख़त्म होके 3 महीने के बाद जब आए तो हम फिर से जब PET CT किए तो पूरा बीमारी ठीक हो गया था। जी हाँ, खूब सरस कीधु के माप जे खरू આપણે દેશી ભાષામાં એને માપ કહી શકીએ। 2 પોઈન્ટના પાવર આપવાની જગ્યાએ 10 પોઈન્ટના પાવર આપવામાં આવે છે, અને એક દિવસ છોડી અને બીજા દિવસે પાવર આપવામાં આવે છે કે જેથી કરી અને સંપૂર્ણપણે જે કેન્સરના જંતુઓ છે એનો નાશ થઈ શકે। 3 મહિનાની સિટિંગ પછીથી એટલે 3 મહિના પછી જ્યારે પાછા બતાવવા માટે આવ્યા ત્યારે સંપૂર્ણ સ્વસ્થ હતા, અને કેન્સરના એમના જેટલા પણ સેલ્સ હતા એ બધા મૃત્યુ પામ્યા હતા। તો આ પ્રમાણેની પણ સુવિધા નિરાલ કેન્સર હોસ્પિટલની અંદર આપ જોઈ શકો છો। अब जो कॉमन कैंसर है उसके बारे में थोड़ी आप जानकारी हमें दीजिए। कॉमन कैंसर कैसे होते हैं और ये कॉमन कैंसर किस किस प्रकार के होते हैं, और कॉमन कैंसर आज किसे कह सकते हैं हम, क्योंकि ज़्यादातर देखा जाए तो माउथ कैंसर को ही आज कॉमन कैंसर सब लोगों ने मान लिया है। अगर कैंसर है तो पहले यही पूछेंगे भाई क्या माउथ कैंसर है, लेकिन और कितने प्रकार हैं? जी, यहाँ पे जैसे देखा जाए तो तंबाकू खाने का बहुत हैबिट है, तो जिसके वजह से मुंह का कैंसर ही ज़्यादा मिलता है हमको देखने के लिए।
इसके अलावा जो कॉमन कैंसर्स हमने अपने हॉस्पिटल में जो देखा है वो ब्रेस्ट की कैंसर है, और तीसरा है बच्चेदानी के रास्ता जो सर्विक्स बोलते हैं। ये 3 अपने हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा देखा गया है। इसके अलावा लिम्फोमा करके भी एक बीमारी होता है जो लिम्फ नोड्स के होते हैं, और सार्कोमा ये काफ़ी रेयर टाइप की बीमारी होता है जो मसल्स में होते हैं। वैसे अपने हॉस्पिटल में तो हमने देखा है, बट और फेफड़े का बीमारी भी है, बट हमने इतना ज़्यादा देखा नहीं है। शायद यहाँ पे सिगरेट और बीड़ी पीने वाले शायद कम है, और तंबाकू डायरेक्टली। और अभी अभी तो लोगों को जब हम पूछते हैं तंबाकू खाते हैं तो ना बोलते हैं, विमल खाते हैं क्या पूछते हैं तो हाँ बोलते हैं। तो विमल भी तंबाकू ही है, ये बोलना चाहता हूँ। जी हाँ, आपने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया કે નોર્મલી જ્યારે આપણે પૂછીએ કે ભાઈ તમે તંબાકુ ખાઓ છો તો ના પાડશે, પણ વિમલ ખાઓ છો કે ગુટખા ખાઓ છો તો હા કહેશે. અમે કોઈ ગુટખાની અહીંયા કંઈક એડવર્ટાઇઝમેન્ટ નથી કરી રહ્યા, પણ નોર્મલી લોકોને ખ્યાલ જ નથી આવતો, પણ એની અંદર પણ 100% કેન્સર થવાની શક્યતા હોય છે, અને માટે જ કરીને સરકાર પણ એના પડીકાઓની ઉપર તમને ચેતવણી આપે છે, પણ આપણે ચેતવણી માનતા નથી. તો હવેથી ચોક્કસથી मानજો. सर, कैंसर के बेसिक रीजंस क्या है? कैंसर होने की जो है खासियत, या तो हम उसको अगर और इजीली कहें तो कैंसर होने के कारण क्या हो सकते हैं? ओके, हम इसको मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. नॉन मॉडिफाइबल में तो उम्र, जैसे ही उम्र बढ़ता जाएगा वैसे ही कैंसर का रिस्क तो डेफिनेटली बढ़ता जाएगा. और दूसरा है जेनेटिक और हेरिडिटरी कैंसर्स, जो जीन्स के लेवल में जो गंदा जीन्स होते हैं वो फैमिली में यूजुअली वो पास ऑन होते जाते हैं, जिसके वजह से कई कारण के वजह से यंग एज में ही कैंसर आने का चांसेस है. अगर मॉडिफाइबल रिस्क देखा जाए तो इसमें जो हैबिट्स है, तंबाकू लेना या फिर दारू पीने का जो हैबिट्स है, और दूसरा होता है कि कई तरह के इन्फेक्शंस के वजह से भी होता है. इसमें मोस्ट कॉमन है कि वायरल इन्फेक्शंस, सबसे कॉमनेस्ट है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस करके एक होता है. सर, आपको बीच में ही रुकूंगा, इसका आप और थोड़ा सा, क्योंकि ये मेडिकल लैंग्वेज है, मेडिकल लैंग्वेज जो, तो मैं आपके वर्ल्ड में बैठा हूँ फिर भी मेरे के बाउंसर जा रही है, मेरे से ऊपर जा रही है, तो इसको थोड़ा सा आप और इजीली यार. ओके, सो जो वायरल इन्फेक्शन, जो वायरल इन्फेक्शन खांसी होता है, या वो अभी कोरोना वायरस तो सबको पता है. सो उसी फैमिली का एक वायरस है. यूजुअली ये क्या होता है, बच्चेदानी के मुंह के जगह पर, ये तो ऑलमोस्ट आप अगर 100% औरतों में अगर टेस्ट करते हैं तो 90% औरतों में ये पॉजिटिव तो निकलता ही है. बट इसमें क्या होता है, अगर ये इन्फेक्शन बार बार होता है और वो रिजॉल्व अगर नहीं होता है और सालों तक ये इन्फेक्शन अगर रहता है तो इससे कैंसर होने का चांसेस हो सकते हैं जी. और ये इन्फेक्शन का एक कारण है, मतलब जब ठीक हो ना होने का जो कारण है वो गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने, जो पीरियड्स और मेंसेस के टाइम पे गंदा कपड़े, वही कपड़े बार बार धो के वही यूज़ करने से क्या होता है, जो इन्फेक्शन है वो बार बार होता रहता है और वो कभी ठीक ही नहीं हो पाता है. तो इसके वजह से बच्चेदानी के मुंह के कैंसर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है. तो हाइजीन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. और दूसरा है कि अपने डाइट, एनिमल फैट या नॉन वेजिटेरियन डाइट बहुत ज़्यादा लेने से और लॉन्ग टर्म लेने से, और एक्सरसाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो कैंसर देखा जाए तो ये डायबिटीज़ या डेंगू मलेरिया के जैसे कोई एक कारण देना मुश्किल है, ये मल्टी फैक्टोरियल है, बहुत सारे चीज़ों की वजह से वो कैंसर होती है. और दूसरा अपना एयर पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, और कितने केमिकल्स हम अपने खाने पीने में, कितना केमिकल्स आते हैं, कितने कांटेक्ट में आते हैं अपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, सोप, जितने केमिकल्स के कांटेक्ट में आते हैं उतना चांसेस बढ़ जाता है कैंसर के. સો ડૉક્ટર સાહેબનું કહેવું એમ છે કે ભાઈ નોન વેજીટેરિયન વધારે પડતું ખાવું એ પણ એક કારણ થઈ શકે છે, થોડીક કસરત કરવી જરૂરી છે, નહીં કરતા હો તો પણ થઈ શકે છે, કોસ્મેટિક્સ વધારે यूज़ करता हो तो પણ આ प्रॉब्लम આવી શકે છે. आपके 1 साल के पीरियड में चैलेंजिंग केस जो आपने सॉल्व किए निराली हॉस्पिटल के अंदर, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई चैलेंजिंग केस आ जाता है तो वो कैसे ट्रीट होता है और वो कैसे ट्रीट करना चाहिए. जी, अभी निराली कैंसर हॉस्पिटल में हम ये एक अडॉप्ट किया है कि जो भी नया केस
जिसने भी देखा हो, सर्जन हो, मैं रेडिएशन का डॉक्टर हूँ या कीमोथेरेपी के डॉक्टर हूँ, हम क्या करते हैं, तीनों के तीनों हम बैठते हैं और इसके साथ हम अपने रेडियोलॉजिस्ट जो सीटी स्कैन और एमआरआई करते हैं और पैथोलॉजिस्ट जो बायोप्सी के रिपोर्टिंग करते हैं, हम सब साथ में बैठ के एक मीटिंग करते हैं जिसको हम ट्यूमर बोर्ड मीटिंग बोलते हैं। तो जब हम साथ में बैठ के एक बीमारी के बारे में डिस्कस करते हैं तो वो पर्टिकुलर पेशेंट और वो पर्टिकुलर बीमारी के लिए क्या करने से बेस्ट रहेगा वो पेशेंट को मिलता है। और जैसे मैंने एक एग्जांपल तो दिया जहाँ पे जीभ के पीछे और फेफड़े में दोनों साइड में एक ही साथ बीमारी डिटेक्ट हुआ था, और दूसरा बीमारी ये था कि अन्ननाल के बीमारी था जो ऑलरेडी फैल चुका था, बट उनको ज़्यादा तकलीफ ये था कि वो खा नहीं पा रहे थे, पानी भी नहीं जा रहा था। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया, अन्ननाल के अंदर वो ट्यूब डाल के हम जो रेडिएशन देते उससे उनको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा, और अभी ऑलमोस्ट ट्रीटमेंट ख़त्म होके 6 महीना हुआ है और अभी भी वो अच्छे से खा पी रहे हैं और वेट भी गेन हुआ है। और दूसरे एक पेशेंट थे जो रेक्टम के कैंसर थे। जी हाँ, रेक्टम कैंसर। रेक्टम तो आप क्या बोलते हैं गुजराती में? वही रेक्टम मेरे लिए भी, क्योंकि कैंसर तो कॉमन वर्ड है, लेकिन रेक्टम मेरे लिए भी कुछ एक नया वर्ड हो गया। तो रेक्टम कैंसर, जी हाँ, रेक्टम कैंसर, संडास के रास्ता। જી હા, એટલે જે આપણો મળમાર્ગનો રાસ્તો હોય છે, મળમાર્ગ જે આપણે રસ્તો કરો, મળમાર્ગની અંદરથી જ્યાંથી આપણે દૈનિક આપણા શરીરનો કચરો બહાર કાઢીએ છીએ ત્યાંનું કેન્સર। जी हाँ, जी, संडास के रास्ते के कैंसर हुआ था। उनका ट्रीटमेंट बाहर कहीं और हुआ था जहाँ पे ऑलरेडी रेडिएशन, कीमो, सर्जरी सब कुछ हो चुका था। वो सब हो जाने के बाद 6-8 महीने के बाद अपने पास आए थे, और जब हमने पेट सीटी करके देखा तो फेफड़े में एकदम छोटा सा 2-3 सेंटीमीटर का ही बीमारी निकला है। तो बस पेट सीटी में तो पता नहीं चलेगा कि वो बीमारी है या नहीं है, तो हमको सुई का जांच करके देखना पड़ा। उससे पता चला कि वो संडास के रास्ते की बीमारी है जो वहाँ तक पहुँच गया है। तो बस 6-8 महीने ही हुआ है, फिर से कीमो तो नहीं दे सकते, ऑपरेशन करना मुश्किल है। तो हमने जो मैंने पहले बताया SBRT, जो स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडियोथेरेपी करके जो बोलते हैं, जहाँ पे बहुत हाई पावर के रेडिएशन दिया जाता है, हमने वो ट्रीटमेंट दिया उनको, जिससे उनको ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं हुआ और अभी बीमारी ठीक हुआ है। ખૂબ સરસ કહ્યું। માત્ર 6-8 મહિના થયા હતા, મળદમાર્ગની બીમારી એમને થઈ હતી, પાછું રેડિયેશન આપી શકાય તેવું નહોતું, ઓપરેશન થઈ શકે એવી જગ્યા નહોતી। એવો ક્રિટિકલ કેસ પણ નિરાલી હોસ્પિટલની અંદર ડિટેક્ટ કરવામાં આવ્યો। ડિટેક્ટ કર્યા પછીથી એની પણ સારવાર આપવામાં આવી અને એ સારવાર પૂર્ણ થયા પછીથી આજે પેશન્ટ સ્વસ્થ છે। તો મૂળ કહેવાનો ભાવાર્થ છે, લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી, સારી ડોક્ટરની ટીમની સાથે આ હોસ્પિટલની અંદર દરેક સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે। अब मैं आगे आपको पूछूंगा कि अदर कैंसर रिलेटेड फैसिलिटीज इन योर हॉस्पिटल्स, कैंसर के अलावा और क्या अन्य सुविधाएं आपके अस्पताल के अंदर हैं? जी, जैसे ऑलरेडी मैंने बताया आपको, कैंसर की ट्रीटमेंट में सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन जो बेसिक ट्रीटमेंट्स होते हैं वो तीनों के तीनों डॉक्टर्स और उसके रिलेटेड सारे फैसिलिटीज़ तो है ही। इसके अलावा बायोप्सी जब हम करते हैं, कभी कभी डायरेक्टली सुई नहीं डाल सकते हैं, सीटी स्कैन करके सुई डाल के देखना पड़ता है, तो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट करके बोलते हैं, वो अपने पास अवेलेबल है। तो ये बायोप्सी करने के बाद जो पैथोलॉजिस्ट उसके फाइंडिंग्स और रिपोर्ट देते हैं वो है, और पेट सीटी के सुविधा है अपने पास। ये सब छोड़ के ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट, मतलब जो फिजियोथेरेपिस्ट, मुंह खोलने का और गर्दन का, ये सारे एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेडिएशन और सर्जरी के बाद ये सारे बहुत जगह कड़क हो जाता है, मुंह खोलना कम हो सकता है, तो ये सारे चीज़ भी हमको देखना पड़ता है। और अपने पास डाइटिशियन भी है, क्योंकि ये सारे ट्रीटमेंट इतना आसान नहीं है और वज़न कम होने का चांसेस बहुत रहता है, तो एक अच्छा डाइट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और ये सारे चीज़ एक ही जगह पर मिलता है। और आपने अगर देखा होगा सूरत या नवसारी, कई हॉस्पिटल्स में ये सारी चीज़ एक जगह पर मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि निराली कैंसर हॉस्पिटल ही है जो जहाँ पे ये सारे सुविधा एक रूफ के अंदर आपको मिलता है। सो ऑलरेडी मैं जो क्वेश्चन आपको पूछने जा रहा था उसका जवाब मुझे आपने पहले ही दे दिया कि आपकी जो निराली कैंसर हॉस्पिटल है वो और हॉस्पिटल से कैसे
અલગ है જી. जिसका जवाब आपने अभी दे दिया कि भाई જે કંઈ પણ ઉપચારની સુવિધાઓ જે છે એ બધી જ એક જ છત્રની નીચે એક જ બિલ્ડિંગમાં તમને મળી રહે છે. બાકી નોર્મલી એવું થાય છે કે ઓપરેશન એક ડૉક્ટર પાસે કરાવો, પછી લાઇટ લેવા માટે બીજી જગ્યાએ જવું પડે અને ત્યારબાદ કેમોથેરાપી માટે ત્રીજી જગ્યાએ જવું પડે. જે ઘણા કિસ્સાઓની અંદર આપણે જોતા હોઈએ કે આપણા નવસારીની અંદર પહેલાં બધી સુવિધાઓ એક જ બિલ્ડિંગમાં નહોતી મળતી હતી, હવે તમને મળશે નિરાલી હોસ્પિટલની અંદર, જ્યાં તમને ડૉક્ટર્સ પણ મળી જશે, પેથોલોજીસ્ટ પણ મળી જશે, જ્યાં તમને ડાયટિશિયન પણ મળી જશે, જ્યાં તમને જે પ્રમાણે ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ હોય તે પ્રમાણે અહીંયા તમારો ફેસ કેવી રીતે ખુલે, તમારું મોઢું કેવી રીતે ખોલી શકો, ગરદન કેવી રીતે ફેરવી શકો, એના માટેની संपूर्ण ट्रीटमेंट एक જ છતની નીચે તમને મળશે, જે છે निराली हॉस्पिटल. जी हाँ, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर कॉस्ट की बात की जाए, क्योंकि नॉर्मली सबसे पहले अगर पेशेंट भी आपके पास में आते होंगे या उनके रिलेटिव्स आते होंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता होगा, जी हाँ सर आपने बता दिया हमें कि भाई कैंसर है, कैंसर की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन उसकी लागत कॉस्ट क्या आएगी, क्योंकि आज सबसे मेन चीज़ जो है वो कॉस्ट है. जी. उसके बारे में बताइए. सो ये रेडिएशन के ट्रीटमेंट के जो कॉस्ट है वो कौन से टेक्निक में हम रेडिएशन देने वाले हैं और कितना फ्रैक्शन के लिए हम ट्रीटमेंट देने वाले हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है. तो यूजुअली 1 लाख से लेके 2.5 लाख तक इसका खर्चा हो सकता है. और अगर बाकी हॉस्पिटल्स को अगर कंपेयर करेंगे तो अपने हॉस्पिटल का जो कॉस्टिंग है वो एटलीस्ट 15-20% तो कम है बाकी हॉस्पिटल से कंपेयर करेंगे तो. और दूसरा सुविधा है कि माँ योजना का कार्ड अपने हॉस्पिटल में चलता है, जिससे ये पूरा ट्रीटमेंट जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है. બહુ સરસ વાત કરી, કારણ કે તમારી પાસે મા કાર્ડ છે, મા અમૃત વાત્સલ્ય કાર્ડ છે, તો આ તમારી ટ્રીટમેન્ટ સંપૂર્ણપણે ફ્રી થઈ જશે. પણ જો કદાચ તમારી પાસે એ ન હોય તો પણ તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે નિરાલી કેન્સર હોસ્પિટલની અંદર બીજી હોસ્પિટલો કરતાં ઓછામાં ઓછું 15 થી 20% ખર્ચ ઓછો થાય છે, એવું ડૉક્ટર સાહેબનું કહેવું છે. लास्ट क्वेश्चन की ओर मैं आगे बढ़ता हूँ कि अगर निराली कैंसर अस्पताल की कैंसर की रोकथाम के अंदर क्या योगदान है, आप ऐसा क्या कर रहे हैं, या तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए. मैं आपकी जगह पे हम बोलूँगा, क्योंकि नवसारी लाइव जो है वो आपके साथ जुड़ा है, और जब भी आप नवसारी लाइव को कहेंगे नवसारी लाइव आपके साथ में जुड़ जाएगा, और हम साथ में मिलकर ये मुहिम करेंगे कि भाई कैंसर की रोकथाम कैसे की जाए, उसके लिए हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं. जी. अभी तक लोगों को ऐसा लगता है कि कैंसर मतलब कैंसर. जी हाँ. बट ये बिल्कुल गलत है. कैंसर अगर अर्ली स्टेज में पता चलता है तो डेफिनेटली इसको क्योर कर सकते हैं. तो इसीलिए जैसे बाकी बीमारियों में प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर जैसे बोलते हैं, कैंसर में भी इट होल्ड्स गुड. सो प्रिवेंशन मतलब उसको होने के पहले ही रोकना पड़ता है. इसके लिए कैंसर के अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है. कैंसर क्यों होता है और क्या करने से कैंसर होता है, ये सब बहुत लोगों तक हमको पहुंचना चाहिए. जो आपके मीडिया से ये डेफिनेटली बहुत मदद हो जाएगा हमारे लिए. और दूसरा चीज़ है, हम कैंसर के स्क्रीनिंग कैंप्स करते हैं. मतलब जो जिस पॉपुलेशन में या फिर जिस ह्यूमन बीइंग में कुछ सिम्टम्स नहीं है, उनमें हम कैंसर होने का चांसेस है या नहीं है, उसके लिए हम थोड़ा कुछ टेस्ट करते हैं, जिससे हमको पहले से ही पता चलता है कि इनमें कैंसर होने का रिस्क कितना हो सकता है. तो वैसे कैंसर स्क्रीनिंग कैंप्स हमने बहुत कुछ किया है अभी तक. और इसके अलावा आउटरीच ओपीडीज भी कर रहे हैं. बारडोली, व्यारा, वापी, धर्मपुर, ये सब जगह पर भी जहाँ पे कैंसर की सुविधा नहीं है, जिस हॉस्पिटल में कैंसर ट्रीट करने का सुविधा नहीं है, वहाँ पे हम जाके वहाँ पे अगर कोई कैंसर के पेशेंट आते हैं तो उनके लिए हम कैसे मदद कर सकते हैं और वो अपने हॉस्पिटल में आके ट्रीटमेंट कैसे ले सकते हैं, उसके लिए भी हम बहुत सारे काम कर रहे हैं. और आपकी सपोर्ट तो डेफिनेटली चाहिए हम लोगों के लिए. जी हाँ सर, हम बिछड़ते हैं उससे पहले एक बार फिर से जो है तो मैं दर्शकों को बता देना चाहूँगा कि निराली कैंसर हॉस्पिटल ने 1 साल पूर्ण कर लिया है. फर्स्ट बर्थडे जो है ऑलरेडी हो चुकी है, और आज हमारे साथ जुड़े थे HS सचिन साहब, जो कि एक रेडियोलॉजिस्ट हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, और उन्होंने कैंसर के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी दी. अगर आप भी कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, जी हाँ, तो जब ये हम आपके साथ प्रस्तुत करेंगे, टेलीकास्ट होगा, आप कमेंट बॉक्स के अंदर जाइए, कमेंट बॉक्स के अंदर जाके आप अपने क्वेश्चंस जो है कैंसर रिलेटेड या
जो है तो रेडिएशन रिलेटेड क्वेश्चंस हमको कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं और उसका जवाब हम सर के पास से लेंगे। और इस तरह से जो है तो जागृति लाने का एक छोटा सा प्रयास, एक छोटा सा कदम निराली कैंसर हॉस्पिटल और नौसर लैब आपके लिए जरूर से करेगा। तो हम सभी दर्शकों का आभार मानते हुए और आज की ये डिबेट को यहीं पे पूर्ण करते हैं। थैंक यू वेरी मच।